नमस्कार, वेलकम आपका यूट्यूब चैनल द MS स्टडी क्लास में। मैं मुकेश चौहान एक बार फिर आपके सामने आया हूं और आपके सामने लेके आया हूं मैथमेटिक्स, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो मैं इसमें क्या पढ़ा रहा हूँ आपको पता ही है, मेंस्ट्रुएशन 3D पढ़ा रहा हूँ और मेंस्ट्रुएशन 3D में हम पढ़ा रहे हैं पार्ट नंबर 3, यानी कि पार्ट नंबर 2 पार्ट में पढ़ा चुका हूँ उस मेंस्ट्रुएशन के 3D के। मेंस्ट्रुएशन 2D तो मैंने कंप्लीट काफ़ी सारे पार्ट्सों में कर ही दी है आपको। ये मेंस्ट्रुएशन का 3D पार्ट, 3D का तीसरा पार्ट है, 3D का ही तीसरा पार्ट है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट ने अब जो है सिंगल टेस्ट एजेंसी ओपन कर दी है। सिंगल टेस्ट एजेंसी का मतलब ये होता है इसका कि हमारे पास, जैसे कि हम पहले CGL में या फिर IBPS में या फिर रेलवे में अलग अलग प्री देते थे, यानी कि पहले हम CGL का प्री देते थे, SSC का प्री देते थे, या फिर SSC के 10+2 का पहला वाला एग्जाम देते थे, उसके बाद फिर हम मेंस देते थे उनका, ऐसे ही हम रेलवे का प्री मेंस देते थे और ऐसे ही हम बैंकिंग का प्री मेंस देते। तो अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने, कि सबका एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक एग्जाम कराएगा, एक सिंगल एग्जाम कराएगा, सिंगल विंडो पर एग्जाम कराएगा। हर जो आपके सिटी हैं उन सिटियों में सेंटर्स में बना रहे हैं, मोदी सरकार बना रही है। ठीक है, और आने वाले टाइमिंग में ये जल्दी इंप्लीमेंटेशन होने वाला है। नेक्स्ट 2021 से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ SSC, बैंक और रेलवे, SSC, बैंक और रेलवे, इन तीनों के, चाहे वो ग्रुप बी के एग्जाम हो चाहे वो ग्रुप सी के एग्जाम हो, एक कॉमन एंट्रेंस देना होगा, यानी कि स्टार्टिंग में कॉमन एंट्रेंस देना होगा, सिर्फ एक एग्जाम देना होगा और उस एक एग्जाम की वैलिडिटी आपकी 3 इयर्स तक होगी। उसको क्वालिफाई करना होगा, उसको आपने क्वालिफाई करके रख लिया, उसके बाद 3 इयर्स तक आप उसके जो मेंस आएंगे, चाहे वो रेलवे का मेंस आए, चाहे वो आपका SSC का मेंस आए, चाहे वो आपका बैंकिंग का मेंस आए, ये अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो या आपका SSC हो, ये अपने डिपार्टमेंट्स क्या काम करेंगे हमारा कि मेंस हमसे लेंगे और मेंस बेस्ड पर हमारा सिलेक्शन कर देंगे। उससे हमारे फायदे क्या क्या होंगे मैं आपको बताता हूँ। फायदे आपके ये होंगे कि आपको ना तो रेलवे का प्री अलग से पढ़ना पड़ेगा, ना ही आपको SSC का प्री अलग से पढ़ना पड़ेगा, ना ही आपको बैंकिंग का प्री अलग से पढ़ना पड़ेगा। आपको सिर्फ इतनी सी बात पढ़नी होगी कि आपको प्री देना है और प्री देने के बाद मेंस जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो रेलवे में इंटरेस्ट है, चाहे वो बैंकिंग में इंटरेस्ट है, चाहे वो आपका SSC में इंटरेस्ट है, उसके मेंस की प्रिपेयरिंग करेंगे और उसका मेंस देने के बाद आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, बहुत अच्छा हो गया कि आप अलग अलग 3 के एग्जाम ना देके और हर साल एग्जाम ना देके एक बार एग्जाम दो और 3 साल की वैलिडिटी आपको मिल जानी है। जिससे कि क्या होगा, जो भीड़ हो रही है, बहुत ज्यादा बच्चे बार बार, होता क्या है, पहले प्री देते हैं, फिर मेंस देते हैं, फिर टायर 3 देते हैं, डिस्क्वालीफाई होता है, फिर प्री देते हैं। तो अब क्या आप प्री नहीं दोगे, आप मेंस दोगे अब, यानी कि अगले साल भी मेंस दोगे, उससे अगले साल भी मेंस दोगे, यानी कि 3 साल के लिए आपकी वैलिडिटी बन जाएगी कि आपने एक बार प्री क्वालिफाई कर लिया तो आप उसको मेंस दोगे। ठीक है, तो हम इस मेंस्ट्रुएशन 3D में पार्ट नंबर 3 में, मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको इंट्रोडक्शन बताया था पूरा 3D का, पार्ट नंबर 2 में आपको क्यूबाइड के बारे में बताया है, घनाभ के बारे में बताया है और घनाभ के कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए हैं। अब मैं इसमें बताता हूँ क्यूब के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है, घन होता है। क्यूब का मतलब क्या होता है, घन होता है। इसका मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखिए क्यूब क्या होता है, जैसे कि आप लूडो खेलते हो तो उसमें वो घनाकार आकृति होती है, जो लूडो का पासा जो होता है वो क्या होता है, घनाकार आकृति होती है। उसमें आप देखते भी होंगे 6 फलके होती हैं, 6 साइडें होते हैं, 6 फेसेस होते हैं और 6 फेसेस पे ही 6 नंबर्स उस पे क्या होते हैं, प्रिंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या होंगी क्यूब, और आपने देखा भी होगा सारी फेसेस बराबर होती हैं, ऐसा नहीं कोई फेस बड़ी होगी कोई फेस छोटी होगी, ऐसा नहीं होता, सारी फेसेस क्या होती हैं, बराबर होती है। यानी कि घनाभ और घन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, क्यूबाइड में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, लेकिन घन में हमारी जो लंबाई होगी वही चौड़ाई होगी और वही ऊंचाई होगी, यानी कि परफेक्ट शेप है ये। यानी कि इसमें आप कभी भी ऐसा नहीं कि लंबाई अलग कर दो चौड़ाई अलग कर दो, अगर लंबाई और चौड़ाई किसी में भी डिस्क्रिमिनेट आ गया, यानी किसी में भी अलग अलग आ गया, यानी कि डिफरेंस आ गया, लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है और ऊंचाई भी सेम है लेकिन लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो गई, तो वो घनाभ होगा ना कि घन होगा। ठीक है, हम आकृति बना देते हैं। देखिए घन आकृति भी घनाभ की तरह ही होती है हमारी, लेकिन इसमें सिर्फ यही विशेषता है। क्या विशेषता है, अभी मैंने आपको बताया है कि इसके सारी जो साइड होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। 3 साइडें, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो तीनों साइडें क्या होती है, हमारी बराबर होती है। इस बात को आप समझोगे। ठीक है, यानी कि अगर ये घन है, क्यूब है, तो अगर ये लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई है और ये हमारी क्या है,
ऊंचाई है, ठीक है। ये लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी। तो मैं आपने बता रहा था कि लंबाई बराबर होगा चौड़ाई के, बराबर होगा ऊंचाई के। मान लीजिए ए हो, क्या होगा, मान लीजिए ए हो, यानी कि ये भी ए है और ये भी ए है और ये भी ए है। बहुत अच्छे से समझिएगा, आप घनाभ अच्छे से पढ़ लोगे तो घन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। अब आपने देखिए घनाभ का जो हमारा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है। घनाभ का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो अगर मैं यहाँ पर लंबाई की जगह भी ए रखूंगा, चौड़ाई की जगह भी ए रखूंगा और ऊंचाई की जगह भी क्या रखूंगा, ए रखूंगा, ये तीनों साइडें क्या है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा हमारा ए क्यूब। तो ये तो हो गया हमारा किसका, घनाभ का वॉल्यूम, और ये किसका हो गया, हमारा घन का वॉल्यूम हो गया। समझ पा रहे होंगे, दोनों एक ही बात है, ऐसा नहीं है कि घन और घनाभ के वॉल्यूम्स अलग अलग है। यानी कि हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है। और 3D शेप का मैंने ऑल 3D शेप का वॉल्यूम मैंने बताया था, वो होता है एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। अगर हम इसमें बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया क्या आपको पता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर हम घनाभ की बात करते हैं तो घनाभ में होता है 2LV प्लस BH प्लस HL, यही होता है, ठीक है। ये पढ़ाया मैंने लास्ट वीडियो में, 2LV प्लस BH प्लस HL। तो आप बताइए, L का मतलब भी A है, B का मतलब भी A है और H का मतलब भी A है, यानी कि L बराबर B बराबर H बराबर है क्या, A है। तो अगर हम सब में A रखते हैं तो आप A मल्टीप्लाई A करेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी A स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी A स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3A स्क्वायर और ये हो जाएगा 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3A स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 6A स्क्वायर। तो हमारे पास अगर घनाभ का टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है तो 2LB प्लस BH प्लस HL होता है, और अगर घन का टोटल सरफेस एरिया निकालना तो क्या होता है, 6A स्क्वायर होता है। इस बात को याद रखना, 6A स्क्वायर, और हमारा वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है। अब आते हैं डायगोनल पर। डायगोनल आप समझिएगा, डायगोनल विकर्ण, किस पे आते हैं हम, विकर्ण पर। अगर हम विकर्ण की बात करते हैं घनाभ की, तो घनाभ का विकर्ण जो होता है हमारा क्यूबाइड लिख लीजिए, चाहे से इंग्लिश वाले थोड़ा सा नाराज होंगे, ये क्यूब हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए डायगोनल L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यही होता है। अगर हम इसको ही कन्वर्ट कर दें L बराबर A, B बराबर A, H बराबर A में, तो आप कहोगे इसमें ये A स्क्वायर हो गया, ये भी A स्क्वायर हो गया, ये भी A स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए अंदर कितना हो गया फिर हमारे पास, ये 3A स्क्वायर हो गया, नहीं हो गए, क्या हो गए 3A स्क्वायर, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं अंडर रूट 3A, क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट 3A। तो आप मुझे बताइए क्या क्या हो गया, अगर हम वॉल्यूम निकाल लेते तो A क्यूब हो गया, ठीक है। अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे थे इसका TS से तो 6A स्क्वायर हो गया। अगर हम इसका डायगोनल निकाल लेते, विकर्ण निकाल लेते तो क्या होता है, अंडर रूट 3A होता है। यही फॉर्मूले आपको इसके लिए सिर्फ याद रखने पड़ेंगे, इसके अलावा इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है जिसे आपने रटना होगा या याद रखना होगा। सिर्फ आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, और ये 3 फॉर्मूले कहाँ से फॉर्म्ड हुए हैं, मैंने बताया है ये क्यूबाइड से ही फॉर्म्ड हुए हैं, यानी घनाभ से ही फॉर्म्ड हुए हैं। अगर आपको घनाभ के फॉर्मूले पता है तो आपको घन के फॉर्मूले पता करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको स्पष्ट तरीके से इसमें बता दिया। देखिए यही तरीके होते हैं पढ़ाने के कि मैं डायरेक्टली चाहता तो इसको भी आपको करा सकता था, कोई 10 सेकंड का काम था, आपसे भी बोल सकता था कि ये तो आपको पता ही है, ये लिख लीजिए काम खत्म। लेकिन नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी बातें अगर जब तक आपको नहीं पता हो कंप्लीटली स्पष्ट तरीके से, हर सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूं मैं ये वाली, कि अगर आपको कंप्लीटली पूरा नहीं पता होगा तब तक आप किसी भी चीज को अच्छे से नहीं सीख सकते। यानी कि सीख तो जाओगे लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कंफ्यूजन्स रह जाएंगे, और मैं आपको जो स्टडी करा रहा हूं उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। जितने भी मैंने वीडियोस आपके सामने बनाए हैं, आप सारे वीडियोस में देखिए, तसल्ली बख्श वीडियो बनाए हैं सारे, और उन सारे वीडियोस में सारी बातें बड़ी स्पष्ट तरीके से बताई गई हैं। क्योंकि बहुत मैंने बोलता भी हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इस तरह से आती है कि सर आप रोज वीडियो नहीं डालते हो, सर डेली वीडियो डाला करो, सर ये चैप्टर पढ़ा दीजिए। लेकिन कभी ये प्रॉब्लम्स नहीं आती कि सर आपने ये गलत बताया या फिर सर आपने ये एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किया। तो वो सारी प्रॉब्लम्स मेरी हैं, वो मैं आपको सॉल्व करता ही हूँ।
कोई ऐसी बात ही नहीं होगी जो आपको डाउटफुल होगी या आप इस पर डाउट करोगे कि सर ऐसा बताते हैं, ये ऐसा नहीं होता। ये आप निश्चिंत रहिए, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो बातें आपको बताई जा रही हैं बहुत अच्छी और बहुत सटीक बातें बताई जा रही हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगी। देखिए थोड़ा टाइम तो लगता है, पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी भी हमें 3 महीने हो गए और 3 महीने में 4 चैप्टर ही मैंने इस यूट्यूब चैनल 4 से 5 चैप्टर ही यूट्यूब चैनल पर इस पर कंप्लीट कराए हैं। आई थिंक सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया और स्टैटिक्स हो गया, 2D हो गया, 3D, यानी 6 चैप्टर्स हमारे लगभग इस पे कंप्लीट होने वाले हैं और उसमें सारे के सारे 6 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए भी गए हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, इस पे क्या क्या बातें आपसे पूछेगा। अभी देखिए हम 3D पढ़ रहे हैं, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना अभी हम ज्योमेट्री में नहीं जा रहे हैं। अगर हम 2D की बात करें, 2D में ट्रायंगल पढ़ाया तो है मैंने आपको, लेकिन कंप्लीट ट्रायंगल नहीं है वो भी, क्योंकि उसमें भी ज्योमेट्री भी ऐड होनी है। ज्योमेट्री यानी कि एंगल बेस्ड भी उसमें बहुत सारे काम होने हैं। अभी हमने साइड बेस्ड, पैरामीटर बेस्ड, एरिया बेस्ड सारी बातें की हैं, लेकिन अभी हमने उस पर एंगल बेस्ड नहीं किए। सॉरी। देखिए क्यूब में हम जाते हैं। क्यूब में क्या क्या पूछता है वो ध्यान समझिएगा। इससे मैं क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करूंगा, अभी जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करूंगा। ये कोई क्यूब है हमारा, जिसकी साइड हमारी ये A है, ये भी A है और ये भी क्या है, हाइट भी हमारी A ही है। ठीक है, यही इसके अंदर देखिए क्या होता है, सवाल इसमें आता है कि एक घन के अंतर्गत गोला बना हुआ होता है या गोले के अंतर्गत घन बना हुआ होता है। मतलब क्या है कि गोले के अंदर क्या होगा, कंप्लीटली घन फिट होगा, या घन के अंदर क्या होगा, गोला फिट होगा। सर्किल की बात नहीं होती, सर्किल फिट नहीं होगा इसके अंदर। सर्किल क्या होता है, एक चूड़ी जो होती है, आपने रिंग देखी होगी, वो सर्किल होता है, उसमें फिट नहीं होता। आपने देखा होगा लेदर की गेंद लो या कभी भी आप कैसी भी गेंद लो, तो अब जो गेंदें आने लगी हैं एक बॉक्स में आने लगी हैं, यानी कि गेंद तो गोल होती है लेकिन बॉक्स जो होता है उसका वो घनाकार होता है। कैसा होता है बॉक्स उसका, मतलब क्यूब जैसा होता है। यानी क्यूब जैसा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि क्यूब के अंदर गोला आ सकता है, गोले के अंदर भी क्यूब आ सकता है, क्यूब के अंदर गोला आ सकता है। बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि सर क्या क्यूब के अंदर सर्किल आ सकता है? अरे नहीं, फिट नहीं हो सकता वो। आप कहीं ना कहीं उसकी परतें चारों तरफ से टच नहीं करेंगी। इस बात का ध्यान रखना, 6 की 6 साइडें टच नहीं करेंगे, यानी 6 फलके होती, 6 की 6 फलके कभी भी आप एक चूड़ी से, एक रिंग से टच नहीं कर सकते हो किसी घनाकार आकृति के अंदर अगर रखोगे आप तो। ठीक है, इस बात को समझिएगा, क्योंकि आपने चूड़ी का डिब्बा भी देखा होगा। चूड़ी का डिब्बा सिर्फ एक प्लेन टाइप का होता है, यानी कि घनाकार टाइप का होता है, ना कि कोन टाइप का होता है, यानी कोनी क्यूब टाइप का नहीं होता वो। अगर इसके अंतर्गत गोले की बात हो रही है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रही है, गोले की बात हो रही है, घन के अंतर्गत, घन के अंदर लिख ले डायरेक्टली, घन के अंदर गोले की त्रिज्या। देखिए मेन काम क्या, त्रिज्या का ही काम है, रेडियस का काम है। ठीक है ना, रेडियस किसकी, गोले की। गोले का मतलब क्या होता है, स्फेयर होता है। ठीक है, स्फेयर। ठीक है, रेडियस। अब रेडियस कैसे निकलेगी आप समझिएगा इस बात को। आप कहीं भी इसको अगर यहाँ पर मान लीजिए मैंने इसे सेंटर बना दिया, यहाँ पर सेंटर बना दिया, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, रेडियस होगी। देखिए आप सही से देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा। अगर आप किसी गेंद को देखोगे और गेंद किसी ऐसी आकृति में आप देखो जो क्यूब की आकृति हो, यानी कि जो घनाकार आकृति हो, तो वो आपको गेंद ऐसी दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, गोल गोल दिखेगी आपको, यानी कि इसका पिछला हिस्सा भले से दिखे लेकिन अगला फेस जरूर दिखेगा। तो ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक जो होती है वो इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। और ये क्या है, इसकी साइड ए है। ये क्या है, साइड ए है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि रेडियस जो होगी साइड की क्या होगी, आधी होगी। रेडियस जो होगी साइड की क्या होगी, आधी होगी। तो आप बड़े प्यार से लिख लीजिए, रेडियस बराबर होगा कि इसके क्यूब की साइड की आधी, क्यूब के साइड की आधी, यानी कि r बराबर हो जाएगा हमारा a/2 हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। कुछ नहीं करना, अगर घन के अंदर गोले की त्रिज्या के बारे में बात हो रही है, घन के अंदर, और अगर गोले या मतलब घन किसके अंदर हो, गोले के अंदर हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं घन के परिगत, परिगत का मतलब होता है चारों तरफ, घन के परिगत गोले की त्रिज्या। दूसरी बात कर लेते हैं, घन के परिगत गोले की त्रिज्या, इसे कैपिटल R से शो कर देते हैं। किससे शो करते हैं, कैपिटल R से शो कर देते हैं। देखिएगा, फिर आपका जो सर्किल
या गोला जो बनेगा, सर्किल नहीं, गोला जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, समझ पा रहे होंगे। गोला जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। अगर अंदर वाले गोले को अभी मिटा देता हूं मैं, तो बाहर वाला गोला हमारा ऐसा बनेगा। यानी कि बाहर वाले गोले का मतलब है कि इस गोले के अंतर्गत है इस बार ये क्यूब। पहले क्या था, गोला अंदर था, किसके, घन के। इस बार क्या है, गोले के अंदर क्या है, हमारा स्फीयर के अंदर क्या है, क्यूब है। ठीक है, इस टाइप से होगा। देखिए यहां पर क्या होगा कि अगर मैं एक यहां पर डायगोनल खींच दूं, क्या खींच दूं मैं, डायगोनल खींच दूं। ये जो डायगोनल होगा, डायगोनल का मतलब क्या होता है, विकर्ण जो होगा, क्या आपको नहीं लगता विकर्ण जो होगा इसके डायमीटर के बराबर होगा। डायमीटर, डायमीटर का मतलब व्यास। आप मुझे बताइए किसी भी गोले का या सर्किल का व्यास इस परिधि से इस परिधि तक टच करके ही तो बनता है। अब समझिए इस बात को कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास है, सर्किल ने बताया होगा मैंने आपको, ये हमारे पास है, तो ये हमारा किसका काम करेगा, व्यास का काम नहीं, डायगोनल काम करेगा, विकर्ण काम करेगा। अगर ये क्या है, वर्ग है, अगर ये वर्ग है तो क्या करेगा, ये विकर्ण का काम करेगा। लेकिन अगर ये वर्ग के चारों तरफ मैं एक सर्किल खींच दूं तो यही हमारा डायमीटर का काम करेगा। तो डायमीटर जो बराबर होगा वो किसके होगा, डायगोनल के बराबर होगा। डायगोनल के बराबर क्या होगा, डायमीटर होगा। क्लियर है बात, ये डायगोनल के बराबर। आप मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं कि डायगोनल बराबर, बहुत ध्यान समझिए, डायगोनल इज इक्वल टू डायमीटर, समझने की कोशिश करना बहुत ध्यान से। डायगोनल क्या होता है इसका, क्यूब का √3a होता है। आपको समझ में आ रही होगी बात। ये विकर्ण, ये विकर्ण है और ये क्या है, व्यास है। विकर्ण है और ये क्या है, व्यास है। आपको पता है व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। अरे व्यास जो होता है d बराबर क्या होता है, 2r ही तो होता है। d बराबर क्या होता है हमारा, 2r ही होता है। तो यहां से एक बात स्पष्ट हो गई कि हमारा डायगोनल जो है किसके बराबर है, डायमीटर के बराबर है। यानी कि √3a बराबर किसके हो गया, 2r के बराबर हो गया। अगर मैं यहां से चलना चाहूं, यानी कि यहां से r की वैल्यू निकालना चाहूं, तो r की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगी, √3a/2, ये हमारा हो जाएगा √3a/2। ये आप ये भी कह सकते हो कि अगर किसी की रेडियस हमें निकालनी है तो वो हो जाएगा तुम्हारा विकर्ण का आधा। किसका आधा हो जाएगी, विकर्ण का आधा। किसका आधा, विकर्ण का आधा। और विकर्ण कितना है बताइए, विकर्ण होता क्या है, इसका जो क्यूब का विकर्ण होता है वो कितना होता है हमारे पास, √3a होता है बटे 2। तो आप चाहे ऐसे याद रखना चाहो ऐसे याद रख लो, अगर पूरे डेरिवेशन से याद रखना चाहो तो इसको आप डेरिवेशन से याद रख लो। ठीक है, तो ये दोनों बातें समझ में आ रही होंगी। पहली मैंने बात बताई है कि अगर किसी क्यूब के अंदर हमारा गोला बना हुआ है तो उसकी जो रेडियस डिपेंड करती है उसकी साइड पे डिपेंड करती है। यानी कि साइड को अगर आपने आधा कर दिया तो हमारी किसकी रेडियस निकल जाएगी, इनर रेडियस ऑफ स्फीयर निकल जाएगी। यानी कि स्फीयर की अंदर वाली त्रिज्या निकल जाएगी। यानी कि अंदर अगर स्फीयर बना होगा तो उसकी त्रिज्या निकल जाएगी। अगर हम घन के परिगत का मतलब है कि अगर किसी क्यूब के चारों ओर, अगर किसी क्यूब के चारों ओर एक गोला बनाया जाता है, उसकी हमें रेडियस निकालनी है तो वो रेडियस किस पे डिपेंड करती है, उसके डायगोनल पे डिपेंड करती है। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण पे डिपेंड करती है। तो ये विकर्ण का आधा होता है, वो साइड पे डिपेंड करती है, साइड का आधा, और ये विकर्ण पे डिपेंड करती है, विकर्ण का आधा। विकर्ण आपको पता है √3a होता है, /2 हो जाएगा। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, r बराबर a/2 और R बराबर √3a/2। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। देखिए क्वेश्चन पे जाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में इस पे लेकर आया हूँ। अच्छा सवाल है ये, इस सवाल को पढ़िएगा। इस सवाल में क्या है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले, यानी कि 3 हमारे पास क्यूब है। वो कैसे कैसे हैं, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घनों को पिघला कर। देखिए पिघलाने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी सॉलिड आकृति को पिघलाओगे तो उसके पूरे वॉल्यूम को पिघलाओगे, पृष्ठ क्षेत्रफल को थोड़ी ना पिघलाओगे। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया कि भाई एक हमारे पास गिलास है, उस गिलास को पिघला दो तो उसका जितना भी वॉल्यूम होगा वही तो पिघलेगा पूरा। ठोस पूरी आकृति जो होगी, घन तो होगा, एक ठोस ही आकृति होती है। घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, यानी कि पिघलाने के बाद एक पूरा क्यूब बनाया जाता है। पिंगली धातु में से, पिंगली धातु का मतलब जो टोटल जो उनका वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम में से 62
घन सेंटीमीटर धातु खराब हो जाती है, जैसे कि हम किसी चीज को हम बनाते हैं पिघलाकर तो उसमें कुछ वेस्टेज भी आता है, उसने कह दिया कि कितना वेस्टेज आया है हमारा 62 घन सेंटीमीटर धातु खराब हो जाती है। नए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि 62 घन सेंटीमीटर जो धातु वेस्टेज हो गई, उस वेस्टेज के बाद जो हमारा घन बचता है उस घन का मुझे पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब टोटल सरफेस एरिया ही होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सबसे पहले टोटल वॉल्यूम कितना पिघलाएंगे तो हम टोटल वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम बराबर ए क्यूब होता है, आप जानते हो ए क्यूब का मतलब है घन की कोई भी साइड की क्यूब, यानी कि अगर हम पिघलाएंगे 4 की घात 3 हो जाएगा, 5 की घात 3 हो जाएगा, 6 की घात 3 हो जाएगा। टोटल जो वॉल्यूम हो जाएगा पिघलाने के बाद वो हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 छंग 36 216 हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया देखिए 216 और 64 हमारे पास हो जाता है जी 280 और 125 हो गया 405 घन सेंटीमीटर। देखिए टोटल जो वॉल्यूम हुआ वो पिघलाने के बाद कितना हो गया 405 घन सेंटीमीटर। लेकिन इसमें से कितनी धातु खराब हो जाती बताइएगा, 405 घन सेंटीमीटर में से कितना खराब हो गया 62 घन सेंटीमीटर। ठीक है, इतना घन सेंटीमीटर खराब हो गया, कितना बचता है ये हमारा 343, कितना बचता है 343 घन सेंटीमीटर। यानी कि अब जो हमारे पास घन बचा, जो घन बनाना है उसका जो वॉल्यूम बचा वो कितना बचा हमारे पास 343, यानी कि जो वॉल्यूम बचा न्यू क्यूब का, जो न्यू क्यूब वॉल्यूम है वो कितना आ गया हमारा 343 घन सेंटीमीटर। अब क्यूब का वॉल्यूम होता क्या है, ए क्यूब होता है, ए क्यूब बराबर 343 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से साइड निकालना चाहूँ तो कितनी जाएगी 7 सेंटीमीटर, कितनी जाएगी यहाँ साइड 7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि आपने पहले उन तीनों क्यूबों को पिघला लिया, पिघलाने का मतलब तीनों का वॉल्यूम ऐड कर दिया, वॉल्यूम ऐड कर दिया, कितना हो गया हमारा 405 हो गया। अब उसमें वेस्टेज निकाल दी, वेस्टेज कितनी निकाल दी 62 वेस्टेज निकाल दी, तो वेस्टेज निकालने के बाद बचता कितना 343 बचता है। अब 343 जो आया है वो क्या आया है, न्यू क्यूब का वॉल्यूम आया, किसका आया है, नए क्यूब का वॉल्यूम आया 343 घन सेंटीमीटर। अब जो है उसका हमें वॉल्यूम पता होता है, ए क्यूब होता है, अगर मुझे साइड निकालनी होती है 7 सेंटीमीटर। साइड क्यों निकाली देखिएगा, साइड इसलिए निकाली है नए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है मुझे। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। अभी बताया मैंने आपको टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर कितना होगा देखिएगा 6 मल्टीप्लाई a स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर, यानी कि हमारा हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 49 आप करोगे तो ये हो जाएगा 5 छंग 30 और हम 300 में से 6 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 294 वर्ग सेंटीमीटर, और यही हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा। और इसी सवाल का आंसर क्या होगा हमारा 294 घन वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है ना, तो एरिया तो किस में आएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर होता है। ठीक है, समझ पा रहे होगे इस बात को, देख लेते हैं। ठीक है, 294 पहला ही ऑप्शन है हमारा। ठीक है, कुछ नहीं किया, देखिए यहाँ पर समझिए मैंने सिर्फ इतना किया कि पहले वॉल्यूम टोटल कर लिया, वॉल्यूम टोटल में से वेस्टेज पार्ट निकाल लिया, वेस्टेज पार्ट निकालने के बाद साइड निकाल लिया, साइड के बाद में टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर से कर लिया। 6a स्क्वायर का मतलब 6, a का मतलब हो गया 7 का स्क्वायर 49, और 49 मल्टीप्लाई 6 कितना हुआ 294 हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं इस पे अच्छा सा बेहतर सा, जो हमें सवाल पूछा जाता है उसी पर हम सवाल कर रहे हैं, जितने सवाल हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बार बार मैं आपको यही कहता हूं कि देखिए जितनी मैं आपको डायग्राम बता रहा हूं आप यहां से इतना काम कर लीजिए, आपके पास जो भी बुक है, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, उस स्टडी मटेरियल से आप अपनी क्वेश्चंस बनाइए, यानी कि सारे डायग्राम्स मैं बता रहा हूं क्वेश्चंस आपको ही बनाने हैं। ठीक है, जैसे कल मैं सिलेंडर पढ़ाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में, तो सिलेंडर के सवाल लेके आऊँगा। ठीक है, हर पे मैं कुछ कुछ सवाल करा भी देता हूँ आपको, सही है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 2 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को मिलाकर, यह सवाल बहुत आता है, घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल
ज्ञात करें, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये सवाल आपको आ गया। ठीक है, देखिए घनाभ ही बनेगा, अगर दो घन को आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, वो घनाभ बनेगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए आपने एक घन ऐसे मिला दिया, एक घन ये आपने मिला दिया, तो ये तो ऐसे चली जाएगी आकृति, ये तो सारी आकृति ऐसे चली जाएंगी, लेकिन ये क्या बन जाएगा, ये हमारा घनाभ बन जाएगा। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो हमारी जो लंबाई हो जाएगी वो कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई तो हमारी 6 सेंटीमीटर ही रहेगी और ऊंचाई भी कितनी रहेगी हमारे पास, 6 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो आप इस ऐसे सवालों में एक बात ध्यान रखना कि जो चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो तो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट का मतलब है वो उतनी ही होती है जितने का वो क्यूब है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी क्या बोलते हैं, लेंथ की, तो लेंथ जो होगी हमारी, अगर 2 क्यूब होंगे तो डबल हो जाएगी, 3 क्यूब होंगे तो ट्रिपल हो जाएगी। इस बात को समझना, 4 क्यूब होंगे तो 4 गुनी हो जाएगी। लेंथ इंक्रीज होगी, ना कि विड्थ और हाइट इंक्रीज होगी। हाइट और विड्थ से कोई मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ हमारा लेंथ से मतलब है। तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, लेंथ होगी हमारी 12 सेंटीमीटर, विड्थ होगी हमारी 6 सेंटीमीटर और हाइट होगी हमारी 6 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है जी, 2LB BH और HL, यही होता है, पढ़ाया मैंने। 2LB BH और HL होता है 2LB। LB का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 12 × 6 हो जाएगा, और BH का मतलब क्या हो जाएगा, 6 × 6, और HL का मतलब भी 12 × 6 ही हो जाएगा। तो कितना हो गया ये, 2 12 × 72, 6 × 36 और 12 × 72। आप इनको ऐड कर लीजिए, देखिए ऐड करेंगे आप कितना हो जाएगा, ये 2 2 4 और 6 10 का 0 और 7 और 7 कितना हो गया, 14 और 1 15 और 3 18, यानी कितना हो गया 180 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 180 7 दूनी 14 140 हो जाएगा, 144 144 और 36 180 हो जाता है। 180 दूनी कितना हो गया, 360 वर्ग सेंटीमीटर। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल टफ नहीं है, सवाल बहुत आसान है, लेकिन इस सवाल में सिर्फ बात इतनी सी है कि इस क्वेश्चन में देखना ये है कि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, विड्थ कितनी हो जाएगी और हाइट कितनी हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया, अगर ये 3 ऐड हो जाते, यानी कि 2 की जगह अगर ये 3 ऐड हो जाते तो हमारा 6 × 18 यानी कि लेंथ कितनी हो जाती है हमारी, 18 हो जाती, लेकिन हाइट और विड्थ हमारी सेम की सेम रहती। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए सवाल जो आएंगे हमें क्यूब से सवाल आएंगे, या तो हमारे गोले से सवाल आएंगे, गोला अंदर बना हुआ है, गोला बाहर बना हुआ है, उसकी रेडियस निकालो, उसका वॉल्यूम निकालो, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, ये सारी बातें आपको आएंगी। या क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि 2 आकृति हमने पास पास रख दी, 3 आकृति हमने क्यूब की पास पास रख दी, उससे बने घनाभ का वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। ठीक है, या मैंने इससे पहले एक सवाल कराया, ऐसे ही क्वेश्चन इसमें क्या होते हैं, रिपीट होते, ज्यादा टफ सवाल इसमें नहीं पूछे जाते। क्यूब और क्यूबाइड कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत आसान है, 3 फॉर्मूले हैं दोनों के, और उन्हीं फॉर्मूले पर क्वेश्चन हमसे रिपीट वो करवाता रहता है। जो देखिए मेन जो काम है इसमें वो है बेलन का और शंकु का, यानी कोन का और सिलेंडर का, यानी कि पूरे 3D में जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे या तो सिलेंडर से या फिर कौन से सवाल पूछे जाएंगे, उस पर ही आपको काम करना, मेन काम उसी का है। ठीक है, तो आज की क्लास यानी कि पार्ट नंबर 3 मेंस्ट्रुएशन 3D बाय मुकेश चौहान सर, द MS स्टडी क्लास, बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आप सब लोगों को मैं बार बार यही कहता हूं कि आप पढ़ते रहिएगा और जितना ज़्यादा होगा आप कोशिश करते रहिएगा। आने वाले टाइम में वैकेंसीज भरपूर आने वाली हैं और जिससे कि आप उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल्स को आप जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे कि बच्चों को पता चले कि इस चैनल के माध्यम से क्या स्टडी हो रही है और क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके लिए धन्यवाद।